ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम इसमें टॉपिक आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम इसमें पहले पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप सबसे पहले इसमें देखेंगे स्पाइरल मॉडल। आज मैं इसमें आपको स्पाइरल मॉडल के बारे में बताऊंगा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्पाइरल मॉडल। इट इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। स्पाइरल मॉडल को किसने डेवलप किया था? बूम ने, ठीक है। और ये एक इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, ठीक है, जो क्या काम करता है, जो कपल्स करता है आइटरेटिव फीचर्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, विद कंट्रोल्ड और सिस्टमेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल कुछ देखिए इस तरीके से स्पाइरल की फॉर्म के अंदर होगा आपके पास, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट होगा। स्पाइरल मॉडल की सबसे खास बात क्या होती है कि ये रिस्क मैनेजमेंट को कवर करता है। रिस्क मैनेजमेंट, ये स्पाइरल मॉडल की खास बात है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है कि इट इम्प्लीमेंट्स द पोटेंशियल फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर का एक न्यू वर्जन है। स्पाइरल मॉडल से क्या, यूजिंग द स्पाइरल मॉडल द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, कि सॉफ्टवेयर को हम कैसे डेवलप करते हैं इन ए सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल रिलीजेस, कि थोड़े थोड़े लेवल के ऊपर उस पर क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली आइटरेशंस द एडिशनल रिलीज में बी ए पेपर मॉडल ऑफ प्रोटोटाइप। अब स्पाइरल मॉडल को, ये स्पाइरल मॉडल है स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसमें यहाँ बता रखा है। सभी को मेरी आवाज क्लियर हो रही है? जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनको आवाज आ रही है? मुझे मैसेज करके एक बार बता दीजिएगा आप। आप मुझे सुन पा रहे हैं? टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये पीजीडीसीएस स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, हम स्पाइरल मॉडल पढ़ रहे हैं। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्पाइरल मॉडल कुछ आपके पास देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसमें कुछ आपके स्टेप्स हैं, जैसे सबसे पहले है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है आपके पास कॉस्ट, फिर इसमें आपके पास आएगा यहाँ पे, इसमें क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोटोटाइप्स, डिजाइन, कोड, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर उसको रिलीज करना। ये स्पाइरल मॉडल के अलग अलग स्टेप्स हैं। और स्पाइरल मॉडल में हम, इसमें क्या है आपके पास कि ईच साइकिल इन द स्पाइरल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और इसको हम 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट हम सेट करेंगे इसमें स्टूडेंट्स। अब आपका एचडीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने सारा कोर्स अब कवर करवा दिया है। वो यूट्यूब के ऊपर वो लेक्चर्स देखें, एचडीसी का सारा कोर्स कवर हो चुका है। ये जो पीजीडीसी वाले स्टूडेंट्स हैं इनकी क्लास चल रही है। और मैंने आपको एचडीसी के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये कहा था कि अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप वो टॉपिक जो है क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर आप कमेंट करके बता दीजिए, उसको मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा मैं उस टॉपिक को, ठीक है। तो आप ऐसे देख लीजिए कि आपको किन चीजों में प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी मैंने आपको एचडीसी में सारा कवर करवा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर केवल पीजीडीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए लग रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सेटिंग की, इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सेट करेंगे सबसे पहले कि ईच साइकिल इन द स्पाइरल स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम क्या काम करते हैं,
जो है हर एक स्पाइरल मॉडल में हर एक साइकिल में क्या होता है कि आपका क्या पर्पस है, आप जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसका पर्पस क्या है, द वेरियस अल्टरनेटिव्स दैट आर पॉसिबल फॉर अचीविंग द टारगेट्स, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको, और कौन कौन से पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास आता है रिस्क असेसमेंट। देखिए आप कोई भी आप काम करते हैं उसमें रिस्क जरूर होता है, तो ऐसे स्पाइरल मॉडल क्या काम करता है, ये रिस्क को कवर करता है, इसको रिस्क को रिडक्शन करता है, रिड्यूस करता है। द नेक्स्ट फेज इन द साइकिल इज टू कैलकुलेट दीज वेरियस अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन द गोल्स एंड कंस्ट्रेंट। फोकस क्या होता है इस स्टेज के अंदर कि हम रिस्क को खत्म करते हैं, रिस्क परसेप्शन फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है उस चीज को हम कवर करते हैं। थर्ड स्टेप आपके पास क्या आता है, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट फेज क्या होता है कि आप इसमें स्ट्रेटजीज को आप डेवलप करते हो दैट रिजॉल्व अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क, और जो रिस्क को रिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं। इस प्रोसेस में इंक्लूड एक्टिविटीज, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं, जैसे बेंचमार्क हो गया, साइमुलेशन हो गया, प्रोटोटाइप हो गया। ठीक है, तो मेन जो सबसे बड़ा पॉइंट आपने स्पाइरल मॉडल में ये ध्यान रखना है कि इसमें रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क का पता लगाकर रिस्क को आप रिमूव करते हो, ये स्पाइरल मॉडल की खास बात है। मेन पॉइंट हो जाएगा आपके पास रिस्क कवर करना। ठीक है, फिर इसमें देखिए आपके पास अगला स्टेप इसमें क्या आता है, देखिए प्लानिंग का स्टेप आता है। जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था ना कि हम प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज की, तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, प्लान करेंगे, प्रोजेक्ट को हम रिव्यू करेंगे, उसमें हम चॉइसेस देखेंगे क्या क्या है, कितना टाइम लगेगा उसके अंदर, वो सारी चीजों को हम क्या करेंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द स्पाइरल मॉडल वर्क्स फॉर डेवलपमेंट एज वेल एज एनहांसमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और वही आपसे ये भी कहता है कि व्हेन टू यूज स्पाइरल मॉडल, कि जो स्पाइरल मॉडल है इसको हम कब यूज करेंगे, अगर आपका प्रोजेक्ट क्या है, लंबा है। पहली बात, व्हेन डिलीवरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, और आपको किसी किसी स्टेप की बार बार जरूरत पड़ती है, जो चीज आपको बार बार डिलीवर करनी पड़ती है। जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं, तो वहां पे भी हमें स्पाइरल मॉडल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, व्हेन चेंजेस में रिक्वायर्ड एनी टाइम, और किसी भी टाइम के ऊपर हमें चेंज करना है। स्टूडेंट इससे पहले जो हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था तो उसमें क्या था कि उसमें हम बाद में चेंजेस नहीं कर सकते थे, जो भी आपको चेंजेस करनी होती थी वो एट जो है अर्ली लेवल के ऊपर ही आप चेंज कर सकते थे, लेकिन आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। जबकि स्पाइरल मॉडल में क्या होता है कि आपको बीच बीच में भी टाइम टू टाइम चेंज आप कर सकते हो, और ये लार्ज हाई बजट प्रोजेक्ट्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है स्पाइरल मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, कि इसमें रिस्क को बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब रिस्क को एनालिसिस करने के लिए इसमें काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरी बात कि यूजफुल फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, और ये जो लार्ज है और मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है, और स्पाइरल मॉडल के डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, पहला डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी ए कॉस्टली मॉडल टू यूज, ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। रिस्क एनालिसिस नीडेड हाईली पार्टिकुलर एक्सपर्टीज, इसमें जो है कि आपको जो है एक्सपर्टीज की आपको इसमें जरूरत पड़ती है। डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए यूजफुल नहीं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से स्पाइरल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने ये जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल की जो मेन चीज आपके पास यही है, यहाँ पे भी देखिए डेफिनेशन में यही बात इसमें कवर होती है, द डेवलपमेंट फेज डिपेंड्स ऑन द रिमेनिंग रिस्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ परफॉर्मेंस ऑफ यूजर इंटरफेस रिस्क आर ट्रेटेड मोर एसेंशियल, कि अगर हम यूजर इंटरफेस के रिस्क को ज्यादा से हम उसको क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, देन द प्रोग्राम डेवलपमेंट रिस्क, द नेक्स्ट फेज मे बी एन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट दैट इंक्लूड डेवलपिंग ए मोर डिटेल प्रोटोटाइप फॉर सॉल्विंग द रिस्क, और हम अगले स्टेप के ऊपर हम जो है रिस्क को बहुत जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला मॉडल भी स्टूडेंट आपके पास एक कोकोमो मॉडल है, ये भी इंपॉर्टेंट मॉडल है, एग्जाम के अंदर ये भी आपके पास आता है। तो मैंने जो दोनों टॉपिक ही आज उठाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइरल मॉडल भी और कोकोमो मॉडल भी। कोकोमो की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ये इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर में, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट
एस्टिमेशन मॉडल ये कब आया था? 1981 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल है। ये मतलब ये हम मॉडल हम किस लिए यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करने के लिए। जो स्पाइरल मॉडल था वो मॉडल हम किस लिए यूज करते थे? कि सॉफ्टवेयर को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और सॉफ्टवेयर को बनाने में हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो मॉडल उसके लिए था। ये सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए ये वाला मॉडल है। कोकोमो मॉडल क्या काम करता है? प्रिडिक्ट्स द एफर्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो अब इस मॉडल की खास बातें आपके पास क्या क्या हैं? गेट एन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द डेवलपमेंट, कि आप क्या कर सकते हो? इनिशियल डेवलपमेंट आप एस्टिमेट कर सकते हो एफर्ट फ्रॉम इवैल्यूएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिलीवर लाइंस ऑफ सोर्स कोड, कि आपने कितनी, मतलब एस्टिमेशन में ये ध्यान रखते हैं कि आपने कितनी लाइनों का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, कि प्रोग्राम आपका 1000 लाइंस का है या 10,000 लाइंस का है। तो सॉफ्टवेयर की अगर हमें कॉस्ट मेजर करनी हो ना, कि एक सॉफ्टवेयर 50,000 का बना स्टूडेंट, या वो आपका 20,000 का बना, तो कॉस्ट मेजर करने के लिए हम ये कोकोमो मॉडल यूज करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट मॉडल है स्टूडेंट आपका ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, एक आपके पास यहाँ पे देखिए कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को हम कैसे मेजर करते हैं। कि मान लो अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को मेजर करना हो तो इसमें हम ये भी चेक करते हैं कि कितने पर्सन ने कितने समय तक काम किया उस सॉफ्टवेयर को बनाने में। उसकी एफर्ट्स तो तभी जाएगी कि उसने कितना काम किया। तो देखिए इसमें वो क्या कहता है, द इनिशियल एस्टिमेट आल्सो कॉल्ड नॉमिनल एस्टिमेट इज डिटरमाइंड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म यूज्ड इन द स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल। ठीक है, टू डिटरमाइन द इनिशियल एफर्ट पर्सन मंथ द इक्वेशन यूज्ड। तो इसमें हम पर्सन मंथ की इक्वेशन को यूज करेंगे कि एक पर्सन ने कितने महीने तक काम किया, और ये उसका फार्मूला है EI इक्वल टू A मल्टीप्लाई KDLOC, ब्रैकेट में लिखा और डिवाइड, और जो है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट A एंड B आर डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट टाइप, और जो A और B की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके पास प्रोजेक्ट के टाइप, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। और इसको हम कोकोमो मॉडल के अंदर क्या काम करते हैं, उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटेक्ट और एम्बेडेड। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर सिंपली बिजनेस सिस्टम। ये मतलब बिजनेस के लिए बनाने हो हमें सॉफ्टवेयर, या इन सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो, या डाटा की प्रोसेसिंग करना, कोई हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो ये किस में आएगा? आपके पास ऑर्गेनिक के अंदर आएगा। ठीक है, सेमी डिटेक्ट का मतलब आपके पास क्या होता है? इसमें सेमी डिटेक्ट आपके पास क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी ट्रीटेड विद सेमी डिटेक्ट टाइप इफ द डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कि जैसे मैं कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या DBMS का एक हमें नया पैकेज बनाना है, तो वो किस में आएगा? आपके पास सेमी डिटेक्ट के अंदर आएगा। फिर थर्ड आपके पास इसमें क्या आएगा? एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या है? कि इसमें जैसे ATM हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, फॉर 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज बूम प्रोवाइड्स अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रिडिक्ट फॉर्म, कि एक पर्सन ने कितने महीने काम किया, ठीक है, कितना टाइम लगा उसको, किलो लाइंस ऑफ कितनी कोडिंग की। तो मतलब ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगे? आपके पास एम्बेडेड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो कोकोमो मॉडल में यही सब चीजें होती हैं कि हम, जब मैं आपको इसमें थ्योरी में नोट्स दूंगा तो वहां पे आपको ये क्या होगा, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक, सेमी के, ये सारे के सारे आपको इसमें ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग बता भी रखा है कि जैसे देखो एक आपके पास यहाँ पे भी एक इक्वेशन नजर आ रही है, ये देखिए एफर्ट, ये एफर्ट की इक्वेशन है। मतलब ये जो फॉर्मूला है सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को निकालने का। अब इसमें जैसे KLOC लिखा है, तो KLOC का मतलब क्या होता है? इज द एस्टिमेटेड साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का साइज को एस्टिमेट करना कि कितनी लाइनों की आपने कोडिंग की है। A1 A2 जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, देखो A1 A2 B1 B2 हमने यूज किया है। ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स है हर एक ग्रुप के लिए। ठीक है, TDEV हमने यहाँ पे यूज किया, ये क्या एक एस्टिमेटेड टाइम है तो डेवलप, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। ठीक है, जिसको मंथ में हम एक्सप्रेस करेंगे। ओके, एफर्ट का मतलब क्या है? कि जो हमने ऊपर एफर्ट लिखी है, एफर्ट इज द टोटल एफर्ट, कि टोटल एफर्ट कितनी की है हमने ताकि हम किसी सॉफ्टवेयर को बना सकें।
ओके। अब एक ऐसे ही स्टूडेंट थर्ड मॉडल आपके पास इंपॉर्टेंट और आ जाता है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमने तीनों इंपॉर्टेंट मॉडल उठाए हैं। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी हम किस लिए यूज करते हैं, देखिए डेफिनेशन से ही पता चलता है कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है, ये भी हम किस लिए यूज करते हैं, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। ये 1976 में ये मॉडल आया था। ओके, बाकी तो इसकी मेन डेफिनेशन है, हम यहाँ पे इसके मेन पॉइंट पे आ जाएंगे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के, कि हाउ टू कैलकुलेट साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखिए कि जो इसको बनाने वाले हैं मैक कैबे, उन्होंने साइक्लोमेट्रिक एक नंबर प्रपोज किया वी ऑफ जी ग्राफ थ्योरी, जो क्या बताती है, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को इंडिकेट करती है, ठीक है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है आपके पास यहाँ पे, वी ऑफ जी इज इक्वल टू ई माइनस एन प्लस टू मल्टीप्लाई पी। ई का मतलब क्या है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ, कि ग्राफ में कितने एजेस हैं। एन का मतलब क्या है कि ग्राफ में कितने नोड्स हैं। पी का मतलब क्या है, कौन कौन से कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं ग्राफ के अंदर। तो जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है आपके पास यहाँ पे, कि जैसे हमने यहाँ पे y बराबर 2 वेरिएबल ले लिया, z बराबर 3 ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने कंडीशन लगाई कि x की वैल्यू अगर आपकी x की वैल्यू z से बड़ी है, देन डू दिस, ये काम हो जाए आपके पास, ठीक है ना। तो हमने ऐसे यहाँ पे कंडीशन लगा ली, यहाँ while लूप लगा दिया, यहाँ पे हमने डू while लूप लगा दिया, ठीक है ना। तो मतलब ये एक डायग्राम बना रखा है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, और यहाँ पे देखो इन्होंने लास्ट में क्या बता रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। जैसे वी ऑफ जी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ इन द ग्रुप, वी ऑफ जी एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाथ भी जो है आपका वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो मिनिमाइज कॉम्प्लेक्सिटी तक कितनी होनी चाहिए, 10 तक होनी चाहिए आपके पास। अगर वो 10 से ऊपर है तो वो सॉफ्टवेयर खराब है आपके पास, ठीक है। तो 10 तक की वैल्यू होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में हम स्टूडेंट इतना ही जो है इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।